नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना यादव और आप इनको तो पहचान ही रहे होंगे, कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये पूरे देश के जो इस समय नेशनल मुद्दा बने हुए हैं और आजमगढ़ के स्टार हैं। इस समय केबीसी में 1 करोड़ रुपये जीता हुआ है और ये हैं भाभी जी, जो इनकी धर्मपत्नी, इनकी सहयोगिनी है, जिनकी वजह से इन्होंने एक इस मुकाम को हासिल किया। आज इनसे हम बात करेंगे। आजमगढ़ महोत्सव मनाया गया था, इनको सम्मानित किया गया है। इसी से शुरुआत करते हैं, क्या हुआ था उसमें, क्या क्या सम्मान मिला हुआ था? जी बिल्कुल, पहले मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मुझे जब मतलब ये तो पता ही था कि महोत्सव चल रहा है हमारे शहर में, होने वाला है। क्योंकि जब आपको 1 करोड़ मिला हुआ था उसके पहले से ही महोत्सव शुरू हो गया। जी बिल्कुल, ये शुरू हो चुका था और हाँ जी बिल्कुल, और बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि महोत्सव हमारे आजमगढ़ में चल रहा है। और ये चीज़ें जब मैं थोड़ा सा लोगों ने जाना कि मैं कौन बनेगा करोड़पति से 1 करोड़ रुपये जीत कर आया हूँ, तो कहीं ना कहीं एक मैं भी सोचता था कि इतना बड़ा मंच है और हो सकता है मुझे बुलाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ उम्मीद नहीं थी। तो अचानक एक दिन एक रेमीडिया से ही है, उनका फ़ोन आता है एक दिन पहले, जिस दिन आखिरी दिन होता है 24 से 23 तारीख को, कि हम हमारे एडीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, एडीएम साहब का मतलब मिलना चाहते हैं खास स्पेशली? जी, हमारे एडीएम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन पे बात कराया और बधाई, मतलब उन्होंने मुझे बधाई दी और बोला कि हम 24 तारीख जिस दिन आखिरी दिन होगा महोत्सव का, उस दिन हम आपको सम्मानित करेंगे और आप वहाँ आइएगा। तो मैंने कहा सर, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और पहले तो ये मतलब कि हम लोगों को बुलाया गया कि 6 बजे आ जाइएगा। 6 बजे हम लोग पूरी फैमिली पहुंच गए और ये फिर कार्यक्रम जो सम्मानित वाला वो करीब आखिरी में हुआ। हम लोग 3-4 घंटा बैठे रहे, बोर हो गए, काफ़ी बोर इन द सेंस कि फैमिली गई थी, बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, हम लोग को जगह नहीं मिल पाई, इतना क्राउड था। ये वीआईपी एरिया जो लगा हुआ था बैरक में, वहाँ बैठे हुए थे कि ऑडियंस में बैठे थे? नहीं, बात हुई थी कि पहले कि आप वीआईपी में ही बैठाया जाएगा। दुर्भाग्य से अब हम लोग गए, इतनी क्राउड थी, इतनी भीड़ थी कि जगह नहीं मिल पाई, हम लोग बाहर ही खड़े हो गए पूरी फैमिली। फिर आखिर में मुझे बुलाया गया और मैं ही अकेले गया वीआईपी मतलब कि स्टेज के पास। किसी तरह भाई संघर्ष से ही पहुंचा मैं, क्योंकि वो वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे जी, अलाउ नहीं कर रहे थे वो फिर भी। और बहुत माननीय सांसद जी आ गए थे और भी कुछ बड़े अधिकारी भी थे और भी अधिकारी थे, साथ में संगीता आज़ाद जो सांसद हैं लालगंज को, भी आ गई थी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा संभालना, हैंडल करना उन लोगों के लिए कठिन था, टफ था प्रशासन को। तो मैं भी किसी तरह पहुंचा और जब मैंने बोला, बात हुई मेरी एडीएम साहब से कि तो बोले कि ऐसा है कि अभी वेट करो आप, अभी नहीं होगा तुरंत, क्योंकि आखिर में जब क्लोजिंग होगी, समापन होगा, तभी आपको हम बुलाएंगे। तो मैं कहा ठीक है सर। तो मैं बैठा रहा। फिर जब आखिर में समापन की बात हुई तब मुझे अनाउंसमेंट किया गया कि निरहुआ जी स्टेज पे गए और मुझे बुलाए। तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत प्राउड फील हुआ कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे पब्लिक तो कम से कम 20 से 9 हज़ार थी, 15 से 20 हज़ार पब्लिक थी और उनके बीच में मुझे सम्मान दिया उन्होंने। सबसे पहले मुझे भी बुलाया और टाइम दिया 5 मिनट और मेरे बारे में बताया, बोला, कहा। और मैंने अमिताभ बच्चन सर की जो दी हुई गिफ्ट थी, गिफ्ट जैकेट, वो मैंने निरहुआ को भी सम्मान दिया और पहनाया उनको। और तो जैकेट निरहुआ जी की हो गई कि आपने वापस किया उन्होंने? नहीं, बिल्कुल वो मेरी नहीं, वो मेरा उपहार था। तो मैंने उनको एक सम्मान के तौर पे दिया था, क्योंकि वो फिल्म से जुड़े जगत से कलाकार थे निरहुआ जी। तो उनको भी एक सम्मान के तौर पे मैंने, मेरे पास कुछ तो है नहीं, मैंने सम्मान के तौर पर उनको पहनाया, क्योंकि वो उपहार तो मुझे अमिताभ बच्चन सर ने दिया, तो वो मेरी है और कहते हैं कि उपहार किसी को जल्दी देना नहीं चाहिए। हाँ, तो इसलिए मैंने उसको फिर ले लिया उनसे। तो बहुत उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने मुझे सम्मानित किया अमिताभ बच्चन सर की जैकेट को। ये मेरी खुशी की बात है। ये भी चीज़ है कि आप अमिताभ बच्चन के साथ, सदी के नायक जो है, उनके साथ कुर्सी शेयर की दी आपने। और आजमगढ़ के जो सांसद है दिनेश लाल निरहु और एक भोजपुरी के बड़े कलाकार भी, सुपर स्टार भी हैं, तो उनके साथ शेयर किया आपने। एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? बहुत अच्छा था, बहुत खुशी का एक पल था उस समय और एक अच्छी मोमेंट थी वहाँ पे, कि एक यादगार मोमेंट थी जो जीवन में शायद कभी ना भूलने वाली मोमेंट थी। मोमेंट कहते वो थी। और
कभी भी कुछ चीज़ें अगर अलग होती हैं और जीवन में एक अगर आपको एक स्टेज पे अगर आपको बात करनी और प्रोत्साहित करने की बात आती है तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और उतने बड़े मंच पे मुझे बुला के सम्मान किया हमारे माननीय सांसद जी ने, तो बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। अभी हम भाभी से बात करेंगे। एक सहयोगी जो होती है, लाइफ पार्टनर जो होती है, वो कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये वही औरत हैं जिन्होंने इनको प्रोत्साहित किया केबीसी तक पहुंचने के लिए और शायद जीतने के लिए भी। क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनीषा चौहान है। मैं इनकी वाइफ हूँ। और पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक करी है? ये भाई साहब ने तो बताया कि इनका ग्रेजुएशन छूट गया था फर्स्ट ईयर के बाद। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ? जी BA कंप्लीट की हूँ। BA जी। तो जब आपको पता चला था कि ये तैयारी करते हैं केबीसी की, क्योंकि जब लाइफ पार्टनर होती है तो उसको हर सीक्रेट लोग बताते हैं, सपना वगैरह सब कुछ, जब इन्होंने आपसे शेयर किया था तो आपने क्या कहा था? पहला रिएक्शन आपका क्या था? हाँ बताए थे, जैसे जब मुझसे बात होती थी इनके शादी के पहले, तो इन्होंने केबीसी के बारे में मुझे बताया था कि मैं जैसे इसमें ट्राई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, सोचता हूँ हो जाएगा तो मतलब बहुत अच्छा है। वो बिहार में वो सुशील जो हैं वो गए हैं, ये सब बताए थे, मैं इन्हीं से जानी थी। फिर शादी हुई हम लोगों की, तब से कंटिन्यू लगे हैं उसी में। तो जब तैयारी करते थे तो एक दीवा सपना है, ऐसा इसको कह सकते हैं कि सबकी किस्मत में नहीं होता है। भाई साहब से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन वहाँ तक सोच नहीं सकते, वहाँ पहुँच नहीं सकते। इन्होंने तैयारी कर रहे थे जब वहाँ जाने के लिए, तो ये भी लगता है कि जब तक हम सक्सेस किसी चीज़ में नहीं होते, लगता है कि ये फालतूगिरी है। कभी आपको लगा कि ये फालतू कर रहे हैं, मतलब इसमें छोड़ करके कुछ और ट्राई करना चाहिए? नहीं, मुझे ये चीज़ कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरी शादी जब से हुई मैं केबीसी देखने लगी, तो जानती हूँ केबीसी के बारे में। हाँ, टीवी देखती थी, उस पर हम लोग बराबर देखते थे जब भी केबीसी आता था, तो तैयारी करते थे। मुझे कभी तरह का सवाल पूछा जा सकता है ये देखने के लिए? हाँ जी, उसमें तो सब कुछ कहीं से भी पूछ लेते हैं। हाँ, तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि गलत चीज़ में ट्राई कर रहे हैं, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये है कि नहीं होता था तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। हाँ, निराशा होती थी, अच्छा नहीं लगता था, दुखी रहते थे। हाँ, पर ऐसा लगा नहीं कि मतलब इनको किसी और चीज़ में करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। जॉब तो कर ही रहे थे, जॉब कर रहे थे, साथ में उसकी तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई। हाँ, तो पढ़ाई करते हुए कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो, कोई समस्या आई हो आपको जो आप शेयर करना चाहें? जी, जब मैं पढ़ रही थी नहीं, दिक्कत वाली बात क्या है, मतलब पढ़ाई उस टाइम तो छोड़ दिए थे, केबीसी की तैयारी कर रहे थे। हाँ, तो वही जैसे जॉब से आते थे, टाइम इनको नहीं मिल पाता था दिन में। टाइम का ही बात कर रहे हैं कि सुबह में जाना, वहाँ पे मॉल वगैरह में तो 12 घंटे की जॉब होती है, तो वहाँ से जाना फिर आना, फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते होंगे। उसके कारण जो है कि अब तैयारी कर रहे हैं चीज़ें पढ़नी, तो फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते रहेंगे, इसके बारे में बताएं। हाँ मैम, जैसे 12 बजे से इनकी ड्यूटी थी, दिन में 12 बजे जाते थे जॉब पे, रात में 10:30, 11, कभी 11:30 बज जाता था। आते थे, खाना वाना खा के फिर पढ़ाई शुरू कर देते थे, पढ़ते थे रात में। हाँ, 2, 2:30 बज जाता था, 3 बज जाता था, ऐसे पढ़ाई करते। सुबह में उठ के पेपर पढ़ते थे, तो टाइम इनको जो मिलता था देते थे, ज़्यादातर पढ़ाई में ही ध्यान देते थे, क्योंकि इनको मतलब पूरा विश्वास था एक दिन मैं केबीसी के मंच पे जाऊंगा, कुछ अच्छा करूंगा। ये विश्वास ही आज रंग लाया है। तो पढ़ाई की बात करी हमने, अगर शुरू से पहले दिन से पता चला है कि ये पढ़ने के काफ़ी शौकीन है, तो पढ़ाई लिखाई से बात करते हैं। जो अभी लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है वो नारी शक्ति वंदन का है, जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि आजमगढ़ की जो निरोह के रिप्लेस करके कोई महिला सांसद बनने वाली है, इस बार इसको टिकट दिया जाएगा। तो नारी शक्ति वंदन जो आप देखे होंगे, सुने होंगे, इसके बारे में जो विधेयक आया है उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है ना, क्योंकि हमारा देश जो है वो अभी तक पुरुष प्रधान बात होती रही है। इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को हम लोगों ने बहुत ही पीछे कर दिया था, लेकिन अब समय बदल चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि खुशी की बात है कि अब हमारे देश में कानून भी पारित हो चुका है, महिला विधेयक, जिसमें 33% आरक्षण भी महिलाओं को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम पे महिला पुरुष का दर्जा जो है वो बराबर हो जाएगा, और लोग की जो नीयत होगी, कि जो लोगों की सोच है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ घरों में काम कर सकती हैं, और तो ये चीज़ें धारणा बदलेगी। और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी फैमिली में, चाहे वो किसी की बहन हो, बेटी हो, वो अगर कुछ करना चाहती है, कुछ बढ़ना चाहती है आगे, तो वो बिल्कुल उसको प्रोत्साहन करना चाहिए। इवन मैं भी अपने फैमिली में सबको, जो मेरी बहनें हैं, मैं उनको भी प्रेरित करता रहता हूँ। मैं इनको भी बोलता हूँ कि आप अपने इंडिपेंडेंट रहो, मेरे भरोसे मत रहो, क्योंकि आप किसी के ऊपर भरोसा
कब तक करोगे, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट होगे, आपके ऊपर कहने का मतलब कोई दबाव नहीं रहेगा, आप अपनी लाइफ आसानी से जियोगे, खुशी से जियोगे। एक होता है कि जब डिपेंडेंट रहते हो तो आप कुछ चीज़ों को समझौता कर लेते हो लाइफ में, तो वो समझौता करने का दिन ना आए, वो नौबत ना आए। तो ये जो विधेयक पारित हुआ है तो इससे क्या हो गया, हौसला बढ़ेगा औरतों का, और एक अच्छे मंच पे जाएंगे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर हमारा जो देश है और आगे के लिए भी आवाज उठा सकेंगे, वो समझ सकेंगे की चीज़ें। तो ये चीज़ें भी हमारे देश की और हमारा देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये चीज़ें तो हुई ही, साथ में एक समस्या भी लाया कि जो भाजपा ने किसी जाति का नाम नहीं लिया कि इस जाति के लोग ही 33% रहेंगे, लेकिन उसमें जातिवाद एक घुसा दिया गया कि जिसके ओबीसी हो गई उसके लिए एक कुछ परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए, जो एसटी एससी हो गया उसके लिए कुछ अलग। इन लोगों को कहने का मतलब लेकिन लग रहा है कि जनरल के लिए सिर्फ ये मिला है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, जबकि हर पार्टी की, हर जाति की एक एक पार्टी, जैसे बसपा हो गई, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, भाजपा खुद हो गई, तो भाजपा को लोग कहते हैं जनरल को सपोर्ट करती है, जबकि वो अपने आप को ओबीसी चिल्लाती है। और एसटी भी है मायावती जी की, जो जिनको दलित लोग पसंद ज़्यादा करते हैं। तो हर जाति की भी लगभग पार्टियां हैं, फिर जो है कि जनरल लोग क्यों चिल्ला रहे हैं कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए था जाति देख करके। देखिए, जाति कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जाति भावना मैं करता नहीं हूँ, बातचीत करता नहीं हूँ। अब रही बात उसके अंदर कितनी क्या है, वो महिला के अंदर क्वालिटी भी देखनी पड़ेगी ना, कि जाति के अनुसार थोड़ी दे सकते हैं। देखिए, जो भारत सरकार ने ये विधेयक पारित किया है और किस क्या थॉट से किया है, उसमें क्या जाति आरक्षण होगा या नहीं होगा, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इससे महिलाओं को जोर मिलेगा, बल मिलेगा, और इसमें आरक्षण जाति धर्म के हिसाब से वो क्या नीति होगी, वो आगे उनका प्लान है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी, करोड़पति के बारे में बात करी। आपने करोड़पति देखा होगा, जो केबीसी आ रहा था टीवी पर, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपका था, हमने देखा, बहुत ही अच्छा लगा आपका, जो चीज़ें सारी कुछ थी। तो आपने भी देखा होगा, आपको कैसा लगा? आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा भाभी से मिलना चाह रहे होंगे, तो हमने आज उनसे भी आकर बातचीत करी, और इनका घर भी देखना चाह रहे थे। तो यही इनका बेडरूम है जहाँ हम लोग बैठ करके आज बातचीत कर रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।